नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, जो कि आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं दोस्तों तो आप लोगों के 1 से 2 मार्क्स जो है वो आप लोगों के पक्के हो जाएंगे अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप देख लेते हैं। तो बिना किसी देरी के हुए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और मैं आपको बता दूं कि 29 प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा, लेकिन जो आखिरी प्रश्न रहेगा वो आप लोग के लिए रहेगा। आपका प्रश्न रहेगा, उसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका उत्तर बताना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के हुए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी ठोक दें। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी। तो फटाफट बताएंगे दोस्तों किस वर्ष शुरू की थी। तो ध्यान रखिएगा 1957 में की थी। ठीक है, एसएससी में एक बार प्रश्न आया था, यही प्रश्न था, एसएससी में आया हुआ है, और इसका उत्तर जो एसएससी की आंसर शीट में दिया गया था वो 1958 दिया गया था, जो बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों। तो 1957 आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, यदि एक्स माल की कीमत कम हो जाती है और वाई की मांग की कीमत बढ़ जाती है तो आपका क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा एक्स और वाई जो है वो प्रतिस्थानी होंगे, क्योंकि ये दोनों जो है वो आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, और ये वस्तुएं जो रहती है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहती है, इसलिए इन लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास, परिमाण मूलक सुलाभ का अर्थ जो है वो क्या है। तो ध्यान बताइए क्या होगा। ध्यान रखिएगा उत्पादन की इकाई लागत में कमी होगी। अगला प्रश्न हमारे पास, गरीबी हटाओ नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका उत्तर है पंचवर्षीय योजना। 5 वर्ष की जो योजना रहती है वो, उसमें पहली बार गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था, और इसके साथ ही योजना में जो रोजगार तथा सामाजिक न्याय पर भी जोर दिया गया था, और गरीबी हटाओ का नारा भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास, एकाधिकार की सीमांत आय होती है तो कितनी होती है। ध्यान रखिएगा उसकी सीमांत आय होती है कीमत से कम होगी, क्योंकि वो मार्जिनल रेवेन्यू जो रहती है आपकी सदैव कीमत से कम ही होती है। जो एकाधिकार रहती है उसकी सीमाएं, यानी कि जो मोनोपोलिस्ट रहती है उसकी जो सीमांत आय यानी मार्जिनल वैल्यू रहती है वो हमेशा कीमत से कम होगी। जो मोनोपोली रेवेन्यू रहता है वो आपका टोटल रेवेन्यू कुल आय के बराबर होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है केंद्रीकृत उत्पादन जो है वो आपका गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है। दोस्तों महात्मा गांधी की जो आर्थिक विचारधारा थी उससे प्रेरित होकर श्रीमन नारायण ने वर्ष 1944 में, ध्यान रखिएगा वर्ष 1944 में एक योजना निर्गत की थी जिसे गांधीवादी योजना के नाम से भी जाना जाता था। तो उसमें जो उसके जो मुख्य पॉइंट्स थे, मूल उद्देश्य जो थे उसके, आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकृत उत्पादन, न्यायोचित वितरण। तो जो केंद्रीकृत उत्पादन था वो उसका पॉइंट मूल उद्देश्य नहीं था। अगला प्रश्न हमारे पास, नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियों में विचरण किसके साधन है। तो किसके साधन है दोस्तों फटाफट बताएंगे। यागिएगा मौद्रिक नीति के साधन है। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। तो फटाफट बताएंगे दोस्तों कौन है। ध्यान रखिएगा विजया बैंक जो है वो आपका सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु एक्स की स्थापन की कीमत उतरती है तब एक्स की मांग जो है वो क्या हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा वो चढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, चढ़ जाएगी। अगला प्रश्न, बढ़ते हुए प्रतिफल के अंतर्गत पूर्ति वक्र होता है तो क्या होगा। ध्यान रखिएगा बाएं से दाएं ऋणात्मक प्रवण होगा। अगला प्रश्न हमारे पास, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है। तो उस पर किस पे निर्भर करता है, कुल बचत पर, या कि टोटल सेविंग पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। ध्यान रखिएगा बड़े फार्मों का आधिक्य जो है वो आपका भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है। GEF का अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी, इसका विस्तृत रूप क्या है। तो इसका विस्तृत रूप जो है वो ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड, इसका फुल एग्जाम जो है GEF का ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड है, जो कि जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी, और वैश्विक स्तर पर यह पर्यावरण, ऊर्जा तथा प्राकृतिक संसाधनों में निवेश करता है। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस सूचकांक के आधार पर की जाती है। तो किस सूचकांक के आधार पर की जाती है, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। अगला प्रश्न हमारे पास, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व दिलवाने वाला कर है। तो कौन सा है इनमें से। ध्यान रखिएगा बिक्री कर जो है वो आपका सबसे ज्यादा अधिक राजस्व दिलाने वाला राज्य सरकार का कर है, और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो सबसे पहले 1982 के समथिंग की गई थी, और 1% के दर पे लगता था। ये सब कितने लगता था, 1%, जो कि आज बढ़ाकर 4% तक कर दिया
गया है। अगला प्रश्न हमारे पास पेट्रोल और कार के बीच मांग की प्रतिलोच है तो कितनी है? ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है। अगला प्रश्न हमारे पास जब एक्स वस्तु के एवजी की कीमत कम हो जाती है तो एक्स की मांग जो है वो भी ध्यान रखिएगा आपकी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगला प्रश्न उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। इस बार नहीं मनाया गया है लॉकडाउन के कारण। अगला प्रश्न हमारे पास जिस प्रकार के उत्पादकों के लिए सीएसीपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है तो किसके लिए करता है? ध्यान रखिएगा कृषि उत्पादन के लिए करता है। कृषि उत्पादन, अगर सीएसीपी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। अगला प्रश्न हमारे पास औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है तो ध्यान रखिएगा ये है आपका 4 भागों में बांटा गया है। और राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है वो 1978 के लगभग की गई थी। अगला प्रश्न हमारे पास अर्थशास्त्र में यूटिलिटी और यूजफुलनेस शब्दों का भिन्न अर्थ होता है। ध्यान रखिएगा इन दोनों का भिन्न अर्थ होता है। और हिंदी साहित्य में यूटिलिटी और या इंग्लिश लिटरेचर में अगर आप देखेंगे तो यूटिलिटी और यूजफुलनेस का एक ही अर्थ निकलता है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स की फील्ड में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जाते हैं तो इन दोनों शब्द के भिन्न अर्थ निकलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास 2011 की जनगणना थी तो कौन सी जनगणना थी? ध्यान रखिएगा 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी वो? 15वीं जनगणना थी। ठीक है। और 15वीं जो आपकी 15 जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर देखा जाए तो ये 7वीं जनगणना थी। 7वीं जनगणना थी। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है तो आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि जो है वो आपको आपूर्ति वक्र के दक्षिणपंथी आंतरण को दर्शाती है। अगला प्रश्न हमारे पास यदि धन यानी कि मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या होगी तो ध्यान रखिएगा वो होगी मुद्रास्फीति होगी। क्या होगी वो? मुद्रास्फीति यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं आपकी मुद्रास्फीति को। अगला प्रश्न हमारे पास नीली क्रांति संबंधित है तो सब जानते हैं नीली क्रांति जो है वो मछली के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारे पास यदि ह्रासमान पर सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है तो कुल प्रतिफल कितना होगा तो ध्यान रखिएगा कुल प्रतिफल जो है वो भी बढ़ ही जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ तो सब जानते हैं किस वर्ष हुआ था? 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। लेकिन जो 1980 के लगभग 6 बैंक ही रह गई थी जिनका राष्ट्रीयकरण पुनः किया गया था, उसमें से 8 बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वो आपका निरस्त कर दिया गया था। ठीक है। और अगर आरबीआई के क्षेत्र में आपको कुछ चीज याद रखनी है तो ध्यान रखना आरबीआई का अगर नेशनलाइजेशन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा आरबीआई का नेशनलाइजेशन जो हुआ था वो 1949 में हुआ था। और ये जब संस्था खुली कब थी? 1935 में खुली थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है तो कौन सा नियुक्त करता है? वस्त्र उद्योग जो रहता है आपका, वस्त्र उद्योग जो है वो आपका बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया था तो ध्यान रखिएगा जो बैंक कहलाया था वो एसबीआई बैंक था। एसबीआई बैंक जो है वो आपका सबसे पहले इंपीरियल बैंक कहलाया था। क्यों कहलाया था? क्योंकि 1921 में इस बैंक को बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंबई के साथ मिलाकर एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दी गई थी और उसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया था। अगर आपको इसके फैक्ट्स में ध्यान रखना है तो ध्यान रखिएगा 2 जून 1806 के लगभग इस बैंक की शुरुआत हुई थी। स्टैब्लिशमेंट का ईयर जो है वो 1804 है और डेट जो है वो 2 जून है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है तो ध्यान रखिएगा कौन प्राधिकृत है इसका आपको उत्तर बताना है। इसका उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे देंगे। दोस्तों कुछ भी डाउट आए किसी भी प्रश्न को लेकर, किसी भी एग्जाम्स को लेकर, आप बेहिजक बिना किसी शर्म के आप सीधे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए दोस्तों मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, मुलाकात करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।